नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS एकेडमी में। आज का डेट है 31 ऑफ अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, बट 30th ऑफ अक्टूबर के भी जो न्यूज़ डिस्कशंस है कुछ, वैसे तो कल संडे था एंड ऑफ कोर्स देयर वाज नॉट मच ऑफ न्यूज़ टू डिस्कस एज वेल, बट यस देयर वेर अ फ्यू विच वी विल मेक श्योर टू डिस्कस इट बाय टुडे इटसेल्फ, राइट? सो या, लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग जो लिंक रहेगा इस PDF का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग जो कि द मिंट में पब्लिश किया गया था रिगार्डिंग चीता अवेयरनेस प्रोग्राम। इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है ना, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अगर बारे में बात करें तो 1972 में सेटअप किया गया। यह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका मेनली काम यही होता है दैट इन्वायरमेंटल एजुकेशन को फैलाना और डिपिक्ट करना कंट्री के जो रिच नेचुरल हेरिटेज और नेचुरल हिस्ट्री है ना, जैसे जिसमें जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी सब कुछ कंटेन करता है। यह वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जस्ट रिमेंबर दीज बिकॉज दे माइट डायरेक्टली आस्क यू अबाउट दीज वेरी इंस्टीट्यूशंस एज वेल। चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम इन इंडिया के बारे में अगर बात करें तो आने वाले 5 साल में बोला जा रहा है दैट 50 चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जिसका पहला फेज़ अगर आपको पता होना चाहिए अभी तक ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है, जहां पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में फर्स्ट फेज़ में चीता को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इनफैक्ट अभी तो यहाँ पे किया गया ना, आने वाले समय में जो है अलग अलग जगहों में भी किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश का नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश का गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान का शहगर बल्च इन जैसलमेर जो है ना, वहीं राजस्थान का मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो कि जहाँ पर फेंस्ड इंक्लोजर में रखने की बात की जा रही है ना। दीज आर द प्रोस्पेक्टिव रीजन्स जहाँ पर यह पुट किए जाएंगे। इनफैक्ट आपको पता भी ये भी होना चाहिए दैट चीता एकमात्र ऐसा लार्ज मैमल है जो कि इंडिया में ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्यों? या तो हंटिंग के कारण या तो उनके हैबिटेट ही खत्म हो गए। इनफैक्ट अफ्रीकन चीता जो है दे नॉट ओनली हैव लार्जर जेनेटिक डाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स लार्जर जेनेटिक डाइवर्सिटी होने से तो आइडियल तो है ही ये रिहेबिलिटेशन के लिए, इसीलिए ना इंडिया में रिहेबिलिटेटिंग को किया जा रहा है। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो बिलीव टू बी द ओरिजिनल लीनिएज फॉर एशियाटिक चीता। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, सोर्स डाउन टू अर्थ से लिया गया रिगार्डिंग पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल ना। क्यों न्यूज़ में है ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल? क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जो है ना, उन्होंने करोड़ों के फाइन्स बेसिकली 7 स्टेट्स के ऊपर चिपकाए हैं। क्यों? क्योंकि पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को वो फॉलो नहीं कर रहे थे। नाउ पोल्यूटर पे प्रिंसिपल होता क्या है? ये एक प्रैक्टिस है जिसमें जो पोल्यूशन क्रिएट करेगा वही बियर करेगा उसका कॉस्ट, दैट उसको कैसे मैनेज किया जा सके, या फिर उसके कारण जो ह्यूमन हेल्थ या फिर एनवायरनमेंट में नुकसान हो रहा है उसको कैसे मिटिगेट किया जा सके। इनफैक्ट NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया था चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल द स्टेट्स टू डिपॉजिट देयर पेनल्टी अमाउंट इन 2 सेपरेट अकाउंट्स एंड दिस मनी विल बी यूज्ड फॉर टाइम बाउंड सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट। क्योंकि देखो, जैसे अगर पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल नहीं मान रहे हो आप, ठीक है कोई बात नहीं, फाइन पे करो। उसी फाइन से जो है हम लोग मेक श्योर करेंगे दैट सीवेज या फिर सॉलिड वेस्ट जो भी क्रिएट हो रही है उसको ट्रीट करेंगे, है ना। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की अगर बात करें 2010 में सेटअप किया गया एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसका काम है कोई भी केसेस जो क्या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिलेटेड हो, कोई भी केसेस जो क्या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड डिफरेंट अदर नेचुरल रिसोर्सेज के रिलेटेड हो, उसको इफेक्टिव मैनर में डिस्पोज ऑफ किया जा सके। एंड इनफैक्ट with the establishment of National Green Tribunal, India had become the 3rd country in the world to set up a specialized environmental tribunal. जी हाँ, तीसरा कंट्री ऐसा बन गया है जो कि इसके पास स्पेशलाइज्ड environmental tribunal है। Only after कौन से कंट्रीज? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इनफैक्ट NGT का मैंडेट है टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील्स फाइनली विद इन 6 months ऑफ फाइनलिंग द केसेस। पहले तो ऐसे केसेस होते थे ना जो क्या एक बार इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर फाइल कर दिया जाए तो रहता था ठंडे बस्ते पे चला जाता था। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो आपको पता ही है दैट इतने सारे नॉर्मल क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिससे कि इन्वायरमेंट का जो वैल्यू है वो घट जाता था। बट इसीलिए तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया ना, जिससे क्या इस टाइप के केसेस को एक्सपीडिशियसली ख़त्म किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग एमिशन गैप्स रिपोर्ट 2022।
रिसेंटली रिलीज़ किया गया एमिशन गैप्स रिपोर्ट 2022 एंड इसमें करंटली प्लेज किया गया है बाय कंट्री टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और इस रिपोर्ट में बोला गया था देखो भाई, आप लोगों ने जितने सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये प्लेज किया है ना दैट हाँ हम तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेंगे, मतलब एमिशन को रोकेंगे, बट स्टिल बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी दैट इज़ 2100 तक अगर इस रेट से चलता रहा तो तभी भी 2.4 से 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वार्म रहेगा हमारा दुनिया। समझ रहे हो? तो सवाल हो रहा है इस पूरे एमिशन गैप रिपोर्ट का फाइंडिंग क्या क्या है। तो टॉप जो 7 एमिटर्स है जिसमें चाइना, EU, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशिया फेडरेशन एंड USA आता है। कहा जा रहा है ये टॉप 7 एमिटर्स ही 55% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस निकाल रहे हैं और कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो G20 मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस। नाउ दीज आर द पॉइंट्स which you need to write it in your copy so that in future when you are revising ना, trust me these are the weightage point, ये actual weightage वाले points है जो कि आप आराम से लिख सकोगे। इनफैक्ट ग्लोबल एवरेज देखो यहाँ पर तो हम लोग देखा टॉप एमिटर मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में, बट वहीं पर कैपिटा अगर एमिशन देखोगे तो क्या इंडिया आ रहा है? नहीं, इंडिया दूर तक नहीं आ रहा है उसमें तो USA सबसे ज़्यादा, उसके बाद रशिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, इंडोनेशिया, उसके बाद यूरोपियन यूनियन। इंडिया तो फार बिलो, देखो ना, इंडिया रिमेंस फार बिलो इन द वर्ल्ड एवरेज इफ वी कंसिडर global average per capita GHG emission, per capita GHG emission. We are not taking here talking about the absolute terms. When we are talking about the absolute term, जी हाँ, तब तो इंडिया टॉप 3 में आ रहा है ना, टॉप 3 टॉप 4 में। नेक्स्ट, ग्लिफोसेट गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है इस हर्बिसाइड का यूज़ जिसका नाम है ग्लिफोसेट, है ना। ना ये हर्बिसाइड को क्यों यूज़ किया जाता था? क्योंकि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, है ना। बट अभी गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया गया। अब जैसे गवर्नमेंट ने बैन किया ना, वैसे जो इंडस्ट्री लॉबी थी वो सरकार को क्रिटिसाइज करने लगी, अरे क्यों बैन किया। तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं क्यों बैन किया, ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। यह एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, मतलब जैसे सोचो आपने धान, कोई आप पर्टिकुलर पेड़ उगाना चाह रहे हो, राइट, पेड़ तो उगा रहे हो बट उसके सामने जो है ना बहुत घास फूस उग जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट इस पेड़ के लिए डाल रहे हो वो ये पेड़ तो ले ही रहा है, बट साथ ही साथ ये जो हर्ब्स है ना ये भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों ना इसको मार ही दिया जाए, है ना, जिससे जितना भी हम लोग न्यूट्रिएंट इस पेड़ के लिए डालें वो सिर्फ और सिर्फ यही पेड़ खाए, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट ये ग्लिफोसेट जो है ये एक हर्बिसाइड है which is also used to regulate plant growth और ripen specific crops. In fact 28 कंट्रीज में तो इसको बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है। क्यों बोला जाता पता है? क्योंकि बोला जाता है दैट ये कार्सिनोजेनिक है। अब बताओ गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्ट जो किया है इसका यूज़, क्या कोई गलत किया है क्या? कोई गलत किया है क्या? नहीं ना। सो एनीवेज इट रिमेन्स द रेसिड्यू ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब ये इसको अगर आप इन्वायरमेंट में डाल रहे हो ना 6 महीने तक तो ये डिग्रेड भी नहीं होती, इन्वायरमेंट में ही रहती है। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट 2022 रिसेंटली रिलीज किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डाउनटर्न बोला जा रहा है इसमें। तो देखो भाई, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट के तहत ये पता किया गया है दैट ये जो क्लाइमेट रिलेटेड मिटिगेशन और एडेप्टेशन प्रोजेक्ट में जो है ना इकोनॉमिक डाउनटर्न हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट नंबर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडेप्टेशन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है ये डिक्लाइन हो रहा है भाई 7 से 12% एज द होल वर्ल्ड ग्रैपल्स विद द इकोनॉमिक स्लो डाउन। इनफैक्ट गैप अगर देख लीजिएगा बिटवीन मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन फाइनेंसिंग, इट वाज ह्यूज दिस ईयर। इनफैक्ट द फंडिंग वाज आल्सो लोपसाइडेड, क्योंकि बोला जा रहा है 700 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट किया गया था जो क्या यूरोप में लोकेटेड है। इनफैक्ट अब खुद देखो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, उसमें जो है आपका डिफरेंट वैसा क्या बोलते हैं एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स है, उसमें रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स ही मेजर चंक जो है वो कैरी कर रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ट्रेड्स का फुल फॉर्म पता है क्या है? ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है इसको मैं साफ शब्दों में समझाना चाहता हूँ। देखो वैसे तो ये पूरा राम कहानी लिखा हुआ है ना। इसको राम कहानी समझने के लिए, बस ये पूरे को समझने के लिए आपको ये वाला समझना पड़ेगा, ठीक है।
एक्चुअली है क्या ट्रेड रिसीवेबल? देखो क्या हुआ ना, जैसे सोचो आपका एमएसएमई है, ठीक है, आप कोका कोला कंपनी ने आपको बोला बोतल बनाने, है ना, आपने कोका कोला बोतल बनाकर उसको भेज दिया, ठीक है, आपको वो प्रोजेक्ट था 10 करोड़ का, है ना, बट कोका कोला कंपनी बोल रही है दैट देखो भाई ये रखो आप, अभी मैं 1 हफ्ते बाद ही आपको रुपये पैसे दूंगा। तो आप भी बोल रहे हो अरे भाई 10 करोड़ का माल है, चलो भाई ठीक है 1 हफ्ते बाद भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं, बट वो 1 हफ्ते का जो आपको टाइम मिला उसमें तो आप नया रॉ मटेरियल खरीद के बना नहीं पा रहे हो ना बोतल दूसरे अदर कंपनीज़ के लिए, समझ रहे हो बात। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता, ये जो रसीद है ना वो आप कोई दूसरे कंपनी को बेच दो 9.8 करोड़ रुपीस में, समझ रहे हो, मतलब 20 लाख उस कंपनी का फ़ायदा होगा, आपको भी पैसे मिलने थे वो जल्दी मिल गए, ठीक है। अब ये कंपनी जो है बाद में ये पैसे कोका कोला कंपनी से ले लेगी, समझ रहे हो। तो यह एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, समझ रहे हो, जहाँ पर जो ये पैसे है ना इंस्टेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल जो ज़रूरी होता है कोई भी एमएसएमई को, वह आराम से मिल जाता है। आप समझ गए क्या है ना, इसीलिए तो बोल रही है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट किया 92 ऑपरेशनल सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, दैट उनको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा गवर्नमेंट मैंडेट्स ऑफ ट्रेड्स, समझ रहे हो। तो अगेन मेन जो कॉन्सेप्ट था वही हमें समझना था। नेक्स्ट, काउंटर टेरर कमेटी। अब देखो क्या हुआ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है हमारे, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक स्पेशल मीटिंग थे, इस मीटिंग को अटेंड किया था काउंटर टेरर, तो इसीलिए ये सब कुछ बयानबाजी की गई है। चलो देखते हैं, पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। इसको इस्टेब्लिश किया गया था भाई सिक्योरिटी काउंसिल का एक रिजोल्यूशन 1373, जिसको फर्दर अडॉप्ट किया गया था इन द वेक ऑफ 9/11 टेरर अटैक्स इन द यूएस। इनफैक्ट इसका एम है टू इनहांस द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू काउंटर द टेररिस्ट एक्टिविटीज एट होम एंड अराउंड द वर्ल्ड। ऑब्वियस सा बात है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें, फाइनेंसिंग, दैट इज फाइनेंसिंग के सेक्टर में अगर देख लीजिएगा, स्टेप वैसे लेना जिससे क्रिमिनलाइज किया जा सके फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, फ्रीजिंग एनी फंड्स रिलेटेड टू द पर्सन्स जो क्या एक्ट ऑफ टेररिज्म में इन्वॉल्व है, डिनाई करना ऑल फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द टेररिस्ट ग्रुप्स, सप्रेस करना द प्रोविजन ऑफ सेफ हेवन सस्टेनेंस ऑफ सपोर्ट फॉर टेररिस्ट, और साथ ही साथ शेयर करना विद डिफरेंट अदर गवर्नमेंट्स भी अगर ज़रूरत पड़े, और एनी ग्रुप्स प्रैक्टिसिंग और प्लानिंग टेररिस्ट अटैक। बाई चांस सोचो कल को हमें एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पड़ा जहाँ पे हमें पता चला दैट भूटान में टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तो क्या हम सतर्क नहीं कर देंगे उनको, है ना। तो यही तो चीज़ हुआ ना। नेक्स्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है दैट देखो भाई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के कारण जो है हम लोगों को दैट इज़ इंडिया को टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। तो सवाल होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA एक्ट है क्या? देखो ये एक ऐसा एक्ट है जो क्या पास किया गया था 1967 में। इसका मेन एम यही था दैट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को जो है इफेक्टिवली प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। नाउ एक्ट असाइन करता है एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ विच इफ द सेंटर डीम्स एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल देन इट मे बाय द वे ऑफ एन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर इट सो। In fact, it has the death penalty and the life imprisonment and high punishment। मतलब ये जो है ना डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को एज अ हाईएस्ट पनिशमेंट जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत मिलता है। और अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट जो है ये क्या है ना इंडियन एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स को भी इसमें चार्ज किया जा सकता है। इनफैक्ट यह अप्लाई होता है टू दोज ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इवन इफ ए क्राइम इज़ कमिटेड इन फॉरेन लैंड। मतलब ऐसा नहीं दैट क्राइम सिर्फ इंडिया में ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोचो नेपाल में बैठकर भी इंडिया के खिलाफ अगर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करो तो भी आपको UAPA एक्ट के तहत हम लोग पकड़ सकते हैं। एंड एज पर अमेंडमेंट ऑफ 2019 इट ऑल्सो इंक्लूडेड द प्रोविजन ऑफ डेजिग्नेटिंग एन इंडिविजुअल एज टेररिस्ट। क्योंकि इस एक्ट में 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। इससे पहले 2019 के अमेंडमेंट्स के पहले ना आप कोई इंडिविजुअल को एज ए टेररिस्ट इसके अंदर नहीं घोषित कर सकते थे, बट हाँ अभी घोषित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है, वन नेशन वन यूनिफॉर्म फॉर पुलिस। रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने सजेस्ट किया था देखो भाई पुलिस फोर्सेस के लिए जो इंडिया में है उनके लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म होना चाहिए। नाउ सवाल होता है, अगर आपको याद रहना चाहिए कल हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लॉज के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था।
तो उसी का कंटिन्यूएशन ही आप इसको बोल सकते हैं ना। सवाल होता है दैट ये पुलिस के जो यूनिफॉर्म है कौन डिसाइड करता है। देखो क्या होता है ना, लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके तहत क्या है ना, स्टेट के पास लिबर्टी है अपने स्टेट के पुलिस का यूनिफॉर्म को डिसाइड करने का, और इसीलिए इसी लिबर्टी का इस्तेमाल करके वेरियस स्टेट अलग अलग यूनिफॉर्म यूज़ करता है। देयर इज़ वेरिएशंस इन यूनिफॉर्म। जैसे आप ये क्लियरली देख लीजिएगा, ये है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। ये देखो, ये बेल्ट का कलर देखना है ना, यहाँ पर देखो वाइट कलर का ड्रेस है वेस्ट बंगाल का, है ना। ये जम्मू कश्मीर के देखो पुलिस है ना। सो देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का बेल्ट है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ दैट यहाँ पे देखो ब्लैक हैट, क्या टोपी का देखो, है ना। सो इसीलिए इस सब को नहीं करके एक ही टाइप का एक ड्रेस होना चाहिए थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, चेंजेस इन साइक्लोन। ना चेंजेस इन साइक्लोन ये क्या है भाई? देखो एक्चुअली क्या है ना, आपको पता होना चाहिए दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है, पहले हम लोगों ने बुक्स में क्या पढ़ा है, आप लोगों ने ज्योग्राफी बुक में अगर पढ़ा होगा ना, तो आपने ये पढ़ा होगा दैट हाँ बे ऑफ बंगाल में यूजुअली ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट करती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट हाँ अभी भी करना बंद हो गई है, मैं ये बोल रहा हूँ दैट ठीक है, जितना कम पहले अरेबियन सी या फिर अरेबियन ओशन में साइक्लोन हिट करती थी ना, अभी वो रेट लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। देयर इज़ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज। नाउ ये कैसे है भाई? देखो एक्चुअली देयर इज डिक्लाइन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल as the warming threshold for sea surface temperature for Bay of Bengal has already been achieved। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? देखो अब मैं इसको नहीं समझा के इसको समझाता हूँ, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव दैट दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो पहले क्या होता था बे ऑफ बंगाल में, जैसे बोला जा रहा है, अगर अरेबियन सी में एक साइक्लोन आता था तो बे ऑफ बंगाल में 4 साइक्लोन्स आते थे, समझ रहे हो। बट अभी स्टडी कैरी आउट किया गया है जिसमें पाया गया है दैट अरेबियन सी का जो सी सरफेस का टेम्परेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है दैट अरेबियन सी में जो नंबर ऑफ साइक्लोन्स जनरेशन की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसीलिए पहले जो ये फिगर था ना 1:4, दैट एक साइक्लोन अगर बे ऑफ बंगाल एक साइक्लोन अगर अरेबियन सी में आ रहा है तो 4 साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आएगा। अभी वो घट के 2:4 या फिर 1:2, आप कुछ भी बोल सकते हो। दैट इज़ अगर 1:2, दैट इज़ अगर एक बे ऑफ बंगाल, अगर अरेबियन सी में एक साइक्लोन आ रहा है, बे ऑफ बंगाल में 2, या फिर हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं दैट पहले ये होता था अगर बे ऑफ बंगाल में 4 साइक्लोन आ रहा है तो अरेबियन सी में 1, बट अभी अगर बे ऑफ बंगाल में 2 साइक्लोन आ रहा है तो अरेबियन सी में 1, या फिर अगर बे ऑफ बंगाल में 4 साइक्लोन आ रहा है तो अरेबियन सी में 2, ठीक है। तो नंबर्स बढ़ रहे हैं ना, तो वही तो बोला गया। और इसका मेन क्रेडिट किसको जाता है? ये ग्लोबल वार्मिंग को जाता है भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ताज बीबी एंड रक्षान के बारे में न्यूज़ था ना। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यूपी जो गवर्नमेंट है ना वो प्रमोट कर रही है टॉम्ब ऑफ वैसे मुस्लिम डिवोटीज जो क्या कृष्णा के डिवोटी थे, है ना। और ये टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें 2 नाम आते हैं, एक है ताज बीबी, एक है रश खान, माफ़ करना ना। ताज बीबी है कौन? शी वॉज बॉर्न इन 17th सेंचुरी, जिनके पिताजी का नाम था पदना खान, एंड ताज बीबी को हम लोग मुगल मीराबाई भी कहा जाता है। And she was the daughter of a Muslim nobleman appointed by Mughals to protect Gokul area, ठीक है। इनफैक्ट ताज बीबी का जो शादी हुआ था ना वो हुआ ही था अकबर जी के साथ। इनफैक्ट एम्परर अकबर हैज़ अ ग्रेट रेवरेंस फॉर दिस पर्सन जिनका नाम था गुशैन जी, ठीक है। इसीलिए वो गोवर्धन भी गए थे, बीच बीच में जाते थे गुशैन जी से मिलने। एक बार ताज बीबी गोवर्धन आए गुशैन जी से मिलने एंड विद द परमिशन ऑफ अकबर। तो ये तो खैर उनके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, नो नीड टू रिकॉल इट मच, है ना। बट हाँ, मेन जो चीज़ हमें समझना था वो हमने देख लिया। नेक्स्ट है राश खान। सैयद इब्राहिम खान एक इंडियन सूफी पोएट थे हु बिकेम द डिवोटी ऑफ हिंदू डीटी कृष्णा। एंड राश खान जो है ना, उनका पेट नेम बोल सकते हैं, हिंदी में रखा गया पेन नेम बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वो पोएट थे ना। तो ऑफ कोर्स ही एक्सेप्टेड कृष्णा एज अ सुप्रीम गॉड, एंड वो भी वैष्णव बन गए थे। इनफैक्ट उनकी मृत्यु 1628 में हुई थी, और उनकी समाधि जो है ना महाबान में है, जो क्या मथुरा से 6 माइल्स ईस्ट में लाई करता है। ही ट्रांसलेटेड भगवता पुराण इनटू पर्शियन, एंड द पोएट ऑफ राश खान फोकसेस ऑन लॉर्ड कृष्णा। बहुत सारे पोएट उन्होंने लिखा हुआ है, जैसे
आप देख सकते हो कहाँ गया, हाँ, जिसमें दोहा, पदावली, साव्य है, ठीक है। 5 कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सुजना, रशखाना, ठीक है, प्रेम वाटिका, उसके बाद दाना लीला, है ना, अष्टयामा और कलेक्शन ऑफ पदास, जैसे जिसको राइम कपलेट्स भी बोला जाता है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। अब आ जाते हैं MCQs में। दोस्तों, पिछले क्लास में जो MCQ पूछा गया था उसमें आपको पूछा गया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, जो कि न्यूज़ में रहता है, ये किस कंटेक्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अंडर वाटर स्नॉर्कलिंग के केस में बीच टूरिज्म, जी हाँ, बीच टूरिज्म वाज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों में से जो ने सही आंसर दिया था, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आज का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ग्लिफोसेट, जो कि एक रिसेंटली न्यूज़ में था, ये प्राइमरीली किस काम के लिए यूज़ किया जाता है? क्या ये पेस्टिसाइड है, क्या ये एक हर्बिसाइड है, क्या यह एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, या फिर यह एक प्रिजर्वेटिव है? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर डिस्कशन।